कल हम लोग क्या किए थे? हाँ, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है। आप लोग क्लियर हो चुके हैं, समझ में आ गया क्या क्या अंतर है। सुभद्रा है? हाँ, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्राइवेट फर्म के द्वारा जो अपने फर्म को चलाने के लिए, अपने संगठन को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया, प्रॉफिट होता है, वेलफेयर मोटिव में होगा। हाँ। तो कल हम लोग प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर को देख चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं कि दोनों में समानता क्या है, सिमिलैरिटी क्या है। क्योंकि अभी जो ग्लोबलाइजेशन का जब से दौर आया है 1991 के बाद से, बहुत सारे काम को या बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को सरकार प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर रही है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब प्राइवेट सेक्टर कर रही है। जैसे अभी हाल फिलहाल ही कुछ दिन पहले एक न्यूज में ये भी आया था कि पुलिस के कुछ पोस्ट जो है पुलिस सर्विस में, वो सर्विसेज अब प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा। इस तरह से कई काम, हेल्थ का काम, एजुकेशन का काम देख रहे होंगे जिसमें प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जा रहा है। यानी वेलफेयर का काम भी अब प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अलग भी नहीं किया जा सकता। अब दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहा है। अब जिस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम वेलफेयर होता था, उसी तरह से अब प्राइवेट सेक्टर को भी कहा गया कि तुम भी वेलफेयर का काम करो। इसीलिए तो CSR लाया गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको भी अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा खर्च करना है सोशल इंपावरमेंट में या सोशल सामाजिक सशक्तिकरण में। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि जहां एक और पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट था, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अलग था, अब दोनों एक साथ मिल रहा है। विशेष करके LPG के आने के बाद से, यानी 1991 के बाद से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद से। क्योंकि वो सारे क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिए गए हैं जो कल तक सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व था, आरक्षित था। इसीलिए सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी क्या है, और क्या कैसे ये दोनों अब दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, ये बताइए। ये मेंस में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ये पूरी तरह से आपको पता है। आप दोनों में जो भेद है ये भी जान चुके हैं। अब आइए देखते हैं दोनों में सिमिलरिटी क्या है, यानी समानता का बिंदु क्या है। किस बिंदु पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक ही तरह दिखता है, इस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको देखना यह है कि चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, दोनों को ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का जरूरत पड़ता है। चाहे वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों को ही अपने प्रशासन को चालू करने के लिए कर रहे हैं। अपने प्रशासन को एग्जीक्यूट करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप देखेंगे कि दोनों में भी, पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी, दोनों में ही संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, यहां भी और यहां भी। लिखते भी चल रहा है, दोनों में ही संगठन जरूरी है। संगठन के बिना दोनों ही क्षेत्र अपने प्रशासनिक उद्देश्यों को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संगठन के बिना दोनों ही प्रशासन या दोनों ही क्षेत्र अपने प्रशासनिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन हो, दोनों ही कुछ सिद्धांत और नियमों पर तथा नियमों में समानता रखते हैं। और यह समानता कार्य करने की पद्धति, तकनीक, प्रक्रिया, प्रोसीजर, कुशलता, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्किल्ड का डिमांड हर एक प्रशासनिक संस्था में होता है, संगठन में होता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। इसीलिए दोनों ही प्रशासनिक इकाई में स्टाफ, ऑफिसर्स और क्लर्क होते हैं। स्टाफ, ऑफिसर्स और क्लर्क होते हैं। यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कीजिए चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आपको दोनों में समानता मिलेगा। दोनों का अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है, दोनों में स्टाफ होता है, दोनों में ऑफिसर्स होते हैं, दोनों में क्लर्क होता है, दोनों ही कुछ सिद्धांत और नियमों पर संचालित होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आपको समानता दिखेगा। दोनों ही प्रशासनिक संगठन में कार्य को विभिन्न स्तरों पर, दोनों ही प्रशासनिक संगठन में कार्य को विभिन्न स्तरों पर बांटकर हायरार्की या पद सोपान तैयार किया जाता है। कार्य को विभिन्न स्तरों पर बांटकर हायरार्की या पद सोपान तैयार किया जाता है। अलग अलग कार्य होता है और उसी आधार पर हायरार्की बनता है कि आईएएस, उसके नीचे अधीनस्थ अधिकारी, उसके नीचे और अधीनस्थ अधिकारी और सबसे नीचे लिपिक या स्टाफ। तो इस तरह से जो पद सोपान हायरार्की होता है, ये प्राइवेट सेक्टर में भी होता है और पब्लिक सेक्टर में भी होता है। प्राइवेट सेक्टर में नाम अलग होता है, आईएएस के जगह पे सीईओ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नाम, लेकिन हायरार्की दोनों ही जगह पर होता है और दोनों ही जगह पर ये पाया जाता है। इसी के सहायता से, पद सोपान के सहायता से ही उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश देता है, तथा उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश देता है। जाएगा, भूलता नहीं है कोई, भूलता नहीं है कभी। जो तुम्हारे हृदय में बसता है उसको आप कभी नहीं भुला सकते। भुलाता लोग उसको है जो दिमाग में है, जो हृदय में घर बना लिया है उसको कैसे भुलाओगे? मिटेगा ही नहीं। वो तो तुम्हारे खून में दौड़ रहा है ना, वो तो उसका अंश हो ना तुम, तो उसका अंश हो तो वो तो तुम्हारे खून में दौड़ रहा है, उसका अंश।
उसका फीलिंग सब तुम्हारे खून में दौड़ रहा है। तो वो जितना संवेदनशील थी उतना ही संवेदनशील हम भी होंगे, क्योंकि उसके उसी का फितरत तो हमें भी है ना। क्योंकि संतान माता और पिता का ही तो फितरत लेकर के बड़ा होता है, उसी का नाम से। जैसे एक पेड़ से पौधा निकलता है तो पेड़ का मूल पौधा का कैरेक्टर उस पेड़ में भी आता है, जीन ट्रांसफर होता है। तो समझ लो वो चली गई लेकिन तुम यहाँ पे हो, तो वो सारा फीलिंग आप में होगा जो उसमें भी रहता था, वो कभी छूटेगा नहीं। मेरी मम्मी भी कुछ उसी तरह की थी, बहुत संवेदनशील थी, किसी दूसरे के लिए बहुत, किसी को भी कुछ हो जाए तो उसको अफसोस, उसके लिए अलग चिंता। उसको हम बार बार कहते तुम अनावश्यक फालतू में चिंता मत करो। किसी भी चीज को लेकर के वो ज्यादा भयभीत रहती थी, वो भविष्य को लेकर के कुछ ज्यादा ही भयभीत रहती थी। उसमें सबसे बड़ा डिमेरिट यही था, उसी लिए उसको विविध तरह का ही हमेशा उसके मन में एक डर रहता था, जो उसका सबसे बड़ा कमी था। पता नहीं भगवान क्या है। चलो क्या लिखे थे हम लोग, क्या बात कर रहे थे, क्या बात किए थे हम लोग? क्या दोनों में समान था? या तैयार, हाँ जिसकी हाँ ठीक है, हम समझ गए। वो एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट का ये डिस्क्रिप्शन है। जिसके माध्यम से अधीनस्थ अधिकारियों को तथा समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। ये प्राइवेट में भी होता है और पब्लिक में भी होता है। निर्देश देता है तथा समन्वय स्थापित करता है। जिसका उद्देश्य कार्य की प्रगति का पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। जिसका उद्देश्य कार्य की प्रगति का मूल्यांकन और नियंत्रण स्थापित करना होता है। और मूल्यांकन करना होता है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन में पहला समानता ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर यह होता है। दूसरी समानता, दोनों ही संगठन चाहे निजी हो चाहे पब्लिक हो, पोस्ट कोर्ब क्रियाओं का प्रयोग करती है। पोस्ट कोर्ब, POSTCORB, पोस्ट कोर्ब क्रियाओं को संपादित करती है। क्या है पोस्ट कोर्ब? यानी दोनों में ही प्लानिंग मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, स्टाफिंग मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा, कोऑर्डिनेशन मिलेगा, रिपोर्टिंग मिलेगा और बजटिंग मिलेगा, दोनों में ही। ठीक है। पोस्ट कोर्ब की क्रिया, ये एक्टिविटी प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही जगह पर होता है। इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता है। ठीक है। दोनों प्रकार के प्रशासनिक संगठन में अपने उच्च अधिकारियों से लेकर के अधीनस्थ कर्मचारियों तक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होती है। दोनों ही संगठनों में अपने उच्च अधिकारियों से लेकर के निम्न स्तर के स्टाफ तक को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होती है और प्रशिक्षण के उपरांत ही
उनकी क्षमताओं का दोहन किया जाता है, यूटिलाइजेशन किया दी जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है, और उसके उपरांत ही उनके क्षमताओं का दोहन किया जाता है या उनके क्षमताओं का उपयोग किया जाता है। जैसे हैदराबाद के प्रशासनिक कॉलेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, हैदराबाद के प्रशासनिक कॉलेज में सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्राइवेट सेक्टर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जो हाई लेवल का, हाई रैंक का है, और पब्लिक सेक्टर का, दोनों का ट्रेनिंग हैदराबाद कॉलेज में दिया जाता है एक साथ ही। कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जिनके कर्मचारी या अधिकारी निजी संस्थाओं के साथ जुड़कर काम करते हैं। जैसे भारत सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय और उसका प्रशासनिक तंत्र, जैसे भारत सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं व्यवसाय को या व्यापार को देखता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग एवं व्यवसाय को देखता है, उसके अधिकारियों की नियुक्ति सार्वजनिक उपक्रमों में की जाती है। सेल, भेल, गेल, नवरत्न, महारत्न जैसी कंपनियों में। और इन प्रशासनिक अधिकारियों और उसमें थोड़ा सा और पीछे जाके बोलो, एक बोलो, एक कोई बोलो। भी कई सार्वजनिक उपक्रमों जैसे सेल, भेल, गेल, नवरत्न, महारत्न जैसे उपक्रमों में होती है। नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न जैसे उपक्रमों में होती है। और इन अधिकारियों को भी निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों की तरह ही इन अधिकारियों को भी निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों की तरह कई तरह के व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करना होता है और उसके आधार पर निर्णय लेने होते हैं। कई तरह के व्यावसायिक अनुभव प्राप्त करना होता है और उसके आधार पर निर्णय लेने होते हैं। दूसरे शब्दों में कार्यों की समानता होने के कारण निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासन में
भेद की स्पष्ट सीमा समाप्त हो जाती है। निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रशासन में भेद की स्पष्ट सीमा समाप्त हो जाती है। अब जैसे समझ लो, मान लो कोई बोकारो स्टील प्लांट में कोई IAS ऑफिसर्स को नियुक्त कर दिया गया। मान लो किसी सेल कंपनी, सेल का कोई यूनिट है, या भेल का या गेल का या ONGC का, ये सब तो सरकारी उपक्रम है। मान लो ONGC है, ऑयल नेचुरल गैस, ONGC है या सेल है या भेल है या गेल है, जो भी है, मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, चाहे कोई भी यूनिट हो सरकार की। अब इसमें जो ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं, जैसे CEO, डायरेक्टर, मैनेजर, इस तरह के जो सरकारी ऑफिसर, ये सब के सब IAS अधिकारी होते हैं। अब एक IAS अधिकारी अगर मान लो ONGC में नियुक्त हुआ, अपॉइंट हुआ, तो उसका काम क्या होगा? काम क्या होगा? तो अधिक से अधिक ऑयल एंड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करवाना और उसको अधिक से अधिक मार्केट में सप्लाई करवाना, उसके लिए कस्टमर खोजना, सेल करना, यही काम होगा। उत्पादन प्रॉपर तरीके से होता रहे, मजदूर उसमें, लेबर उसमें, कर्मचारी सब अपने अपने कामों को करते रहें, तो ये सारा काम वो भी करता है। उसी तरह से मान लो कि रिलायंस का है, रिलायंस का, उसी तरह से मान लो कि ब्रिटिश पेट्रोलियम है या कोई भी प्राइवेट सेक्टर का कंपनी है, तो उसके स्तर पर भी ये जो अधिकारी होंगे, डायरेक्टर, CEO, मैनेजर, मार्केट हेड, वो सारे भी वही अनुभव लेते हैं जो ये अनुभव लेते हैं। तो इस स्तर पे दोनों में समानता दिखाई देता है। तो एक IAS एक सार्वजनिक उपक्रम का अधिकारी और एक प्राइवेट सेक्टर का अधिकारी, दोनों के दोनों वही काम करते हैं। तो इस स्तर पर भेद दिखाई देता है। यहाँ भी मजदूरों के बारे में चिंता होगा, यहाँ भी प्रोडक्शन के बारे में, सप्लाई के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में, मार्केट के बारे में, सबका डाटा क्या कहते हैं, बैलेंस शीट बनाए रखने के बारे में, ऑडिटिंग के बारे में, ग्रोथ के बारे में, कंपनी के ग्रोथ के बारे में, सबका चिंता यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, और सब इन्हीं लोगों के ऊपर होता है। तो प्रशासनिक अधिकारी जहां भी जाए, जहां भी होगा, चाहे वो निजी प्रशासन में हो और प्राइवेट प्रशासन में। इसीलिए अभी के संदर्भ में सरकार जो कोशिश कर रही है, ये कोशिश कर रही है, देखिए निजी प्रशासन और प्राइवेट प्रशासन को कैसे मिलाया जा रहा है। अभी के संदर्भ में ये हो गया है कि कोई व्यक्ति IAS में लेटरल एंट्री शुरू हो गया कि 10% हम 10% लेटरल एंट्री देंगे। यानी कि मान लो किसी फील्ड में आप, किसी इंडस्ट्री के आप CEO हैं पिछले 15 वर्षों से या 20 वर्षों से या 10 वर्षों से, अब आपको पूरा अनुभव है किस चीज का भाई, तो पता है कि पेट्रोकेमिकल में आप रह चुके हैं, अच्छा काम कर चुके हैं, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। अब आपको क्या करेगी सरकार की, आपको यहां से लेकर के अपनी उपक्रम में अपॉइंट कर देगी, आपको IAS बना देगी और यहाँ के सरकारी उपक्रम का CEO, डायरेक्टर बना देगी। तो निजी क्षेत्र और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में भेद खत्म हो जाता है। अभी जो ये प्रक्रिया जो नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। एक और चीज अब हम देख क्या रहे हैं कि सरकारी अधिकारियों को भी IIM से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों को, उनको भी मैनेजरियल स्किल सिखाया जा रहा है, उनको भी मैनेजमेंट स्किल सिखाया जा रहा है, ताकि वो सरकारी उपक्रम या सरकारी प्रशासन में, गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़िया से काम कर सके। क्योंकि ये सारे के सारे तो चले जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में और जाकर के प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ कराते हैं। तो सरकार भी अब इनको यहां से ट्रेनिंग दिलवाती है और यहां पर अपॉइंट करती है। तो कहीं ना कहीं इनमें आपको भेद कम होता दिखेगा। समझ में आ रहा मेरी बात? ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, चाहे निजी प्रशासन हो या सार्वजनिक प्रशासन, दोनों प्रकार के प्रशासन का उद्देश्य अपने आप को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाना होता है। चाहे निजी प्रशासन हो या सार्वजनिक प्रशासन, दोनों का उद्देश्य अपने आप को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाना होता है।
और लोकप्रिय बनने के लिए जनसंपर्क की आवश्यकता होती है। मास कनेक्शन या पीपल कनेक्शन जनसंपर्क की आवश्यकता होती है। इसीलिए वर्तमान में चाहे निजी प्रशासन हो या सार्वजनिक प्रशासन, लोगों के समर्थन हासिल करने के लिए, लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए जनसंपर्क स्थापित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र अपने जनसंपर्क के लिए या सार्वजनिक प्रशासन अपने जन संपर्क के लिए अपने द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों का जानकारी लोगों को देती है। अपने द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों की जानकारी लोगों को देती है। जिससे उन्हें जन सहयोग और जन समर्थन हासिल हो सके। तो दूसरी ओर निजी प्रशासन अपने लाभ के अंश को बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस को विस्तार देने के लिए, तो दूसरी ओर निजी प्रशासन अपने लाभ के अंश को बढ़ाने के लिए यानी प्रॉफिट मेकिंग के लिए तथा बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, व्यवसाय के विस्तार के लिए लोगों से संपर्क स्थापित करती है। वर्तमान में जन विश्वास हासिल करने के लिए और जन समर्थन हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र अपने वार्षिक आय का एक निश्चित हिस्सा CSR के माध्यम से खर्च करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से खर्च करती है। इतना स्लो लिखती है तुम लोग, अभी हम पूरा सेंटेंस बोल दिया, अभी तुम वर्तमान में ही अटकी हुई है। बोलो क्या छूटा? काहे कि एक आता है तो दूसरा उधर से एक आता है दिमाग में तो दूसरा उधर से धक्का देने लगता है, इसीलिए हम बोलते चले जाते हैं। तो जल्दी जल्दी लिखने का कोशिश करना है। बोलो बोलो। हाँ, वर्तमान में जन विश्वास और संपर्क हासिल करने के लिए निजी प्रशासन भी अपने आय का एक निश्चित राशि, अपने वार्षिक आय का एक निश्चित राशि CSR के रूप में खर्च करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में खर्च करती है, जो लगभग 2% है। और इसके माध्यम से वेलफेयर का काम करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पेयजल, ये सारे काम करती है और लोगों से जुड़ती है और लोगों की भरोसा हासिल करती है, जैसे सरकार करती है, सरकारी प्रशासन करती है। ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेंस में यूपीएससी में क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है। हम वीडियो बना करके डाले हैं और ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSR। आप लोग को अगर इसके बारे में विस्तृत ब्यौरा जानना है तो यूट्यूब में जाकर के देखिएगा, पुराना यूट्यूब मेरे में तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। CSR के माध्यम से स्थापित करती है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है CSR।
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखेंगे कि कोई रिमोट एरिया में, कोई या इंटीरियर एरिया में फलना कंपनी के नाम पर ये काम किया गया है। वो क्यों किया गया है? क्योंकि सरकार ने अब कह दिया कि भैया हम ही सिर्फ नहीं करेंगे, अब क्योंकि हम ही नहीं कमा रहे, तुम कमा रहे हो, तुम काम कर रहे हो, तो ये काम भी अब तुमको करना पड़ेगा। तो बड़ी कड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर को ये काम करना पड़ता है। जैसे जमशेदपुर शहर में तुम देखना, जमशेदपुर शहर हमेशा चकाचक क्यों बने रहता है? क्योंकि CSR फंड खर्च करना सरकार की कंपनी की या कॉर्पोरेट की मजबूरी है। नहीं करेंगे खर्च तो कहेगी भाई इतना कमा रहा है, तुम जन कल्याण का काम क्यों नहीं कर रहे हो? इसके पीछे और भी मोटिव है जो हम लोग बाद में बात करेंगे, जो पर्दे के पीछे की बात है, क्यों किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चाहे कोई भी प्रशासन हो, निजी प्रशासन या लोक प्रशासन, दोनों में ही उत्तरदायित्व की भावना होती है। और यह उत्तरदायित्व दोनों प्रशासन को सजग यानी कि आप कह सकते हैं कि अलर्ट, दोनों ही प्रशासन को सजग और अपने कार्यों एवं उद्देश्यों के प्रति आस्थावान बनाता है। निजी प्रशासन अपने उत्तरदायित्व के भावना से जनता में भरोसा हासिल करती है या बाजार में भरोसा हासिल करती है। जनता नहीं, बाजार में भरोसा हासिल करती है। तो दूसरी ओर लोक प्रशासन अपने उत्तरदायित्व के द्वारा जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करता है। लोक प्रशासन अपने उत्तरदायित्व के द्वारा जनता की आकांक्षाओं को पूरा करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज। दोनों ही प्रशासन के विकास और प्रगति, चाहे निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन, दोनों ही प्रशासन के विकास और प्रगति उसके अधिकारियों की सक्रियता और सजगता पर निर्भर करता है। चाहे निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन, चाहे निजी प्रशासन हो या लोक प्रशासन, अपने संगठन के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इसीलिए योग्यतम पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। इसीलिए योग्यतम पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। दोनों ही प्रशासनिक इकाई की नियुक्ति के लिए
विभाग या प्रशासनिक तंत्र में नियुक्ति के लिए नियुक्ति इकाइयों का अहम भूमिका होता है। जैसे सार्वजनिक क्षेत्र में नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसी संस्था है। लोक सेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसी संस्था है। तो वहीं निजी क्षेत्र में नियुक्ति के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जो आप लोग बनेंगे तो आप लोग क्या बनेंगे, लोक सेवक बनेंगे तो आपकी नियुक्ति कहाँ होगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो क्या बनेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे। और आप ही का दोस्त, आप ही का भाई एमबीए करके एचआर में, मार्केटिंग में, फिनांस में, पता नहीं जिसमें करके गया है, वो अगर ऑफिसर्स बनता है, या आपने इंजीनियरिंग किया, प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन किया और आपके प्रमोशन होकर के आप अच्छे ऑफिसर बन जाते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, तो इंजीनियर का नियुक्ति सरकारी क्षेत्र में भी होता है आईईसी द्वारा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के द्वारा। उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी होता है और उनका भी प्रमोशन होता है, उनका भी वही दायित्व होता है जो सरकारी क्षेत्र का होता है। तो दोनों ही जगहों पर अधिकारियों की नियुक्ति काबिल लोगों के द्वारा होता है। इनके लिए नियुक्ति के लिए संगठन या इकाई होता है, जैसे सरकारी के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसी तरह से प्राइवेट सेक्टर के लिए भी होता है। वो अपना नियुक्ति करती है अपनी शर्तों पर। ठीक है। पैराग्राफ चेंज। अंत में दोनों ही तरह के प्रशासन में धन की आवश्यकता, पारदर्शिता, प्रतिबद्धता, और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है। पारदर्शिता, धन, विश्वसनीयता यानी ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता का मतलब ट्रांसपेरेंसी। तो ये दोनों ही इस तरह के संगठन में या प्रशासन में होता है, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। तो इस तरह से हमको समानता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में दिखाई देता है। अंतर क्या है, असमानता क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है, वो देख चुके हैं आप लोग कल के क्लास में, और सिमिलरिटी क्या है वो आज के क्लास में देख लीजिए। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए और उसको आप लोग लिखिएगा कि कैसे लोक प्रशासन हाल के दिनों में अपनी प्रकृति एवं क्षेत्र के आधार पर समानता की ओर बढ़ रहा है। यानी कि public administration and private administration are tending to become more and more identical in their nature and scope. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से दिन प्रतिदिन अधिक समानता की ओर बढ़ रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने से लिखिए इस चीज को, तो पता चले कि आप लोग क्या समझे। ठीक है।